इस वीडियो में हम सीखेंगे जनरेशंस ऑन कंप्यूटर लैंग्वेजेस, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो वक्त के साथ साथ किस तरह से उसके अंदर जनरेशंस आती गई और हर जनरेशन के अंदर किस तरह उसमें चेंज आता गया। जनरेशन से मुराद यहाँ पर यह है कि एक कंप्यूटर लैंग्वेज जो स्टार्ट में जनरेट हुई, जब स्टार्ट हुई तो वो उसकी फर्स्ट जनरेशन थी। जब उसमें थोड़ी सी तब्दीली आई तो उसके बाद सेकंड जनरेशन आ गई। उसके बाद जब थोड़ी सी और तब्दीली आई तो फिर थर्ड जनरेशन आ गई। तो ये जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस में तब्दीली का सिलसिला है ये जारी है और इस तरह से कंप्यूटर के अंदर जनरेशन जो है वो आती जा रही हैं। तो टोटल कंप्यूटर की जो है वो 5 जनरेशन हैं और आज हम पढ़ेंगे इन 5 जनरेशन्स को कंप्यूटर लैंग्वेजेस की। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज जब पहली दफा जनरेट हुई तो वो किस शक्ल में थी। कंप्यूटर लैंग्वेज जब पहली दफा जनरेट हुई तो वो मशीन लैंग्वेज की शक्ल में सामने आई, जिसके अंदर हम इंस्ट्रक्शन जो थे वो 101 की फॉर्म में लिखा करते थे। ये मशीन लैंग्वेज में लिखी गई इंस्ट्रक्शन जो थी ये कंप्यूटर हार्डवेयर को दे दी जाती थी और कंप्यूटर हार्डवेयर इन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अमल करता था। कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है उसके अंदर एक वाइड सर्किट होता है और वो सर्किट के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गेट्स लगे होते हैं और वहां पर जरूरत पड़ती है हमें इनपुट की ट्रू फॉल्स 1-0 की, तो वहां पे ये इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोसेस होती थी और हमें रिजल्ट मिलता था। उसके बाद चूंकि इस लैंग्वेज को समझना इंसान के लिए काफी मुश्किल था तो वहां पे फिर तब्दीली आई कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस का आगाज हुआ और उस वक्त जो लैंग्वेज हमारे सामने आई उसको हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। एक जो असेंबली लैंग्वेज है इसको लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है और ये खास तौर पे मशीन स्पेसिफिक होती है। मशीन स्पेसिफिक का मतलब यह है कि ये खास किसी मशीन के लिए बनाई जाती है, यानी जो असेंबली लैंग्वेज है वो एक मशीन पे काम करेगी, वो जो कोड होगा असेंबली लैंग्वेज का वो अगली मशीन पे काम नहीं करेगा क्योंकि ये सिर्फ एक मशीन तक लिमिटेड होती है। इसका हम एक कोड एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पे इसकी इंस्ट्रक्शन की जो शक्ल है वो कुछ इस तरह की होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आप देखें कि हर इंस्ट्रक्शन जो है वो कुछ इस फॉर्म में होती है और वो लिंक कर रही होती है उसकी बाइनरी शक्ल के साथ। तो यहाँ पे मैंने 3 इंस्ट्रक्शन लिखी हैं और हर इंस्ट्रक्शन जो है वो उसकी बाइनरी फॉर्म के साथ लिंक है। अगर आप इसके ऊपर गौर करें कि इसके अंदर 2 नंबर्स लिए गए हैं 5 और 6, उनको दो यहाँ पे 2 रजिस्टर्स हैं AC और BC। रजिस्टर क्या होता है ये हम CPU का जो चैप्टर होगा वहां तफसील से पढ़ेंगे। छोटी सी मेमोरी स्पेस होती है जहां पे हम डाटा को सेव करते हैं। तो 5 जो है AC में स्टोर हुआ, 6 जो है BC में स्टोर होगा और फिर हमने AC, BC दोनों को ऐड कर दिया। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे थोड़ा बहुत ह्यूमन को समझना आसान हो रहा है, लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी क्योंकि ये हर मशीन के लिए आपको अलग से कोड लिखना पड़ता था। इसके अलावा इसका कोड जो था उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, इस वजह से इसको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अब सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बाद आती है बारी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस की। उसके अंदर 1950s में जो पहली लैंग्वेज सामने आई उसको हम फोर्ट्रॉन कहते हैं। फोर्ट्रॉन जो है ये खास तौर पे बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए या जो साइंटिफिक एप्लीकेशंस थी उनके लिए बनाई गई। फोर का मतलब होता है फोर्ट्रॉन का मतलब है बेसिकली निकला फोर ट्रांसलेशन से निकला है। और यहाँ पे जो एक कोड आपको दिखाया गया है इस कोड के अंदर आप देख सकते हैं कि ये फोर्ट्रॉन का कोड है जो दरअसल एरिया कैलकुलेट कर रहा है और इसके अंदर जो है कुछ इनपुट लिया जा रहा है और इसके अंदर इफ कंडीशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, फार्मूलाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इस लैंग्वेज पे अगर गौर करें कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि ह्यूमन लैंग्वेज के काफी करीब हैं, जैसे कि राइट, इफ, रीड। ये लैंग्वेज इससे क्या हुआ कि इंसान के लिए जो कोड को लिखना समझना ज्यादा आसान हो गया। तो यहाँ से आगाज होता है हाई लेवल लैंग्वेजेस का, इसी वजह से इस फोर्ट्रॉन को हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर मजीद डेवलपमेंट होती गई और थर्ड जनरेशन के बाद 1970s में हमारे पास आती है फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन में हमारे पास जो लैंग्वेजेस आती हैं इसमें C++, जावा, पाइथन और जितनी लैंग्वेजेस हैं जो कि हम डेली लाइफ में आजकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस कहलाती हैं। इनका आगाज 1970 में ही हो गया था और इनकी खास बात ये थी कि इनका साइंटेक्स मतलब कि इनका जो लिखने का तरीका है वो काफी ज्यादा ह्यूमन फ्रेंडली था
और ये जो है, ये जो लैंग्वेजेस हैं ये हाई लेवल लैंग्वेजेस ही हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर मजीद जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर भी फोर्थ लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर मैं एक चीज ठीक करता चलूं कि जो अभी हमने थर्ड जनरेशन पढ़ी थी उसमें जो फोर्ट्रॉन का हमने पढ़ा था उसका जो एब्रीविएशन है उसका मतलब होता है, फोर का मतलब होता है फार्मूला और ट्रॉन का मतलब है ट्रांसलेशन। तो फोर्ट्रॉन का मतलब है फार्मूला ट्रांसलेशन। ये थर्ड जनरेशन के अंदर अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका जिक्र किया था। तो उसके बाद जो है थर्ड जनरेशन में फोर्थ जनरेशन में क्या फर्क है? थर्ड जनरेशन के अंदर जो था वो कोड जो था वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, उसके अंदर जो कोड का जो सिंटैक्स था उसको लिखने का तरीका काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, उसको हमने आसान किया, ह्यूमन फ्रेंडली किया, और इस वक्त हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं। अब जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस है इसके अंदर खास बात ये है कि ये डिपेंड करती है हमारे यूजर के ऊपर, यानी यूजर या प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस देगा कंप्यूटर उसके मुताबिक अमल करेगा। हमें जरूरत है एक ऐसी लैंग्वेज की जो ऑटोमेटेड लैंग्वेज हो। यहां से बुनियाद पड़ती है फिफ्थ जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। ऑटोमेटेड लैंग्वेज का मतलब ये है कि एक लैंग्वेज को पहले से ही कुछ सिखा दिया जाए और वो हमारे यूजर के इनपुट के बगैर हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। फोर्थ जनरेशन में ये होता था कि हमें इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती थी और इंस्ट्रक्शन के मुताबिक कंप्यूटर हमें रिजल्ट फराम करता था। लेकिन जो फिफ्थ जनरेशन जो कि इन फ्यूचर की जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस होंगी या जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगी उसकी खास बात ये होगी कि वो लैंग्वेजेस जो होंगी वो ऑटोमेटेड होंगी। ऑटोमेटेड का मतलब यह है कि वो पहले से ही उनको ट्रेन कर दिया जाएगा। उनको ट्रेन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बिग डेटा सेट्स। बिग डेटा सेट का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम बहुत ज्यादा लार्ज डेटा कलेक्ट करते हैं और वो फिर हम पहले से ही एक लैंग्वेज के अंदर उसको इम्बेड कर देते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और वो लैंग्वेज जो है उस डेटा का इस्तेमाल करते हुए खुद डिसीजन ले सकती है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है लैंग्वेज आर, जिसमें आजकल मॉडर्न डेवलपमेंट हो रही है। प्रोलॉग के नाम से एक लैंग्वेज है, इसी तरह OPS5, मरकरी, ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि मौजूदा दौर में काम हो रहा है जिनके ऊपर, और ये बुनियाद रखती हैं यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन का। और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मौजूदा दौर के जितने रोबोट्स काम कर रहे हैं या जितने वो सिस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम काम कर रहे हैं उन तमाम के अंदर इन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो जनरेशन है फिफ्थ जनरेशन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ये दरअसल फ्यूचर के जो आने वाले कंप्यूटर होंगे वहां पे इनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि ओवरऑल जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं उनकी डेवलपमेंट किस तरह से हुई। हमने आगाज किया था मशीन लैंग्वेज से और फिर आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर लैंग्वेजेस के अंदर डेवलपमेंट होती गई, और अब ऐसा वक्त आया है कि हमारे पास जो सिस्टम्स आ रहे हैं, जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं, वो खुद से इतने ट्रेन हैं कि वो खुद से अपने काम कर सकते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शंस की जरूरत भी नहीं होती। तो आज हमने ये सीखा कि लैंग्वेजेस के अंदर जनरेशन जो हैं वो किस तरह से डेवलप हुई। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम एक ओवरव्यू हासिल करेंगे कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ट्रांसलेट करते हैं यानी तर्जुमा करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस का मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो तर्जुमा किया जाता है इन लैंग्वेजेस का मशीन लैंग्वेज के अंदर। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर आसानी के साथ समझ सकता है, इसलिए हमें इन लैंग्वेजेस का मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की जरूरत पेश आती है, जिसके लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। बिल्कुल उसी तरह से कि अगर मुझे चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती और मैंने किसी चाइनीज़ को बात समझानी है तो मुझे एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मेरी इंग्लिश को या उर्दू को चाइनीज़ में कन्वर्ट करके चाइनीज़ पर्सन को समझा देगा। अब हम इस लैंग्वेज ट्रांसलेटर की कुछ टाइप्स को स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद इसकी तफसील को समझेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तीन टाइप्स हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की। एक टाइप को हम असेंबलर कहते हैं, दूसरी टाइप को हम कंपाइलर और तीसरी टाइप को हम इंटरप्रेटर कहते हैं। इसके दरमियान में फ़र्क ये है कि अगर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो कि असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम असेंबलर कहते हैं या ऐसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर को हम असेंबलर कहते हैं। लेकिन अगर कोई ट्रांसलेटर हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर तो उसे या तो हम कंपाइलर कहते हैं या फिर इंटरप्रेटर कहते हैं। लेकिन ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर, हालांकि इन दोनों का काम यही है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करें, लेकिन ये मुख्तलिफ तरह से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं।
ये किस तरह से कन्वर्ट करते हैं और असेंबलर किस तरह से कन्वर्ट करता है, इसकी तफसील को अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, जिसमें हम ये बात भी जान लेंगे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के काम करने में क्या फ़र्क होता है। तो स्टूडेंट्स, इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर की तीनों टाइप्स यानी कि असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर किस तरह से काम करते हैं, इसको यहाँ पर हम समझते हैं। यहाँ पर हमने इन तीनों टाइप्स को रेड कलर में शो किया हुआ है। सबसे पहले असेंबलर के बारे में ये समझ लेते हैं कि असेंबलर दरअसल असेंबली लैंग्वेज को, जिस तरह की यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, ये असेंबली लैंग्वेज में लिखी गई है। तो असेंबलर का काम ये होता है कि इस असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज के अंदर या बाइनरी नंबर्स के अंदर, जिस तरह से आपको बाइनरी नंबर लिखे नज़र आ रहे हैं। तो असेंबलर इसको कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर को दे देता है, और कंप्यूटर का हार्डवेयर इसको समझ लेता है, क्योंकि कंप्यूटर का हार्डवेयर मशीन लैंग्वेज को यानी बाइनरी लैंग्वेज को, जो कि 0-1 की फॉर्म में होती है, सिर्फ उसी को ही समझ सकता है। इसी तरह से अगर हम कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे कि C++, जावा, पाइथन, ये तमाम हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, इसको कन्वर्ट करता है एक ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर, और उसके बाद ये मशीन लैंग्वेज की फाइल होती है जिसको कंप्यूटर हार्डवेयर को दे दिया जाता है। इसकी मिसाल इस तरह से है कि जैसे आप ये कोड देख सकते हैं, ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर यानी C++ के अंदर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो कंप्यूटर इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है, यानी ये कंप्लीट प्रोग्राम इसको कन्वर्ट कर देता है बाइनरी फाइल के अंदर, या एक जिसको हम ऑब्जेक्ट फाइल भी कहते हैं। ये एक पूरी कंप्लीट ऑब्जेक्ट फाइल है, और कंप्यूटर इस पूरी ऑब्जेक्ट फाइल को, जो कि बाइनरी लैंग्वेज में लिखी होती है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को दे देता है, और कंप्यूटर का हार्डवेयर इसको रन करता है या इसको इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर हम इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, लेकिन फ़र्क ये है कि ये कोई ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता, ये तमाम कोड को एक ही दफ़ा नहीं पढ़ता, बल्कि ये एक एक इंस्ट्रक्शन को, जैसे कि ये अगर पहली इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा तो इस पहली इंस्ट्रक्शन को ये कन्वर्ट कर देगा बाइनरी नंबर्स के अंदर, और फिर ये बाइनरी नंबर्स इस मशीन लैंग्वेज के अंदर आ जाएंगे और ये दे दी जाएगी कंप्यूटर के हार्डवेयर को। इसी तरह से ये सेकेंड इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा बाइनरी नंबर्स के अंदर, जो भी इसका बाइनरी कोड बनेगा, और फिर वो कंप्यूटर की मशीन को, कंप्यूटर के हार्डवेयर को दे दी जाएगी। तो इस तरह से ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, जो कि 3 टाइप्स हैं, काम करती हैं असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने ये समझा है कि एक ओवरव्यू हासिल किया है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं और उनकी क्या 3 टाइप्स होती हैं और वो कैसे काम करते हैं।